कलयुगी औलाद धान की रोपनी शुरू हो चुकी थी और इधर आम भी अपनी टहनियों का साथ धीरे धीरे छोड़ते जा रहे थे। बच्चों की छुट्टियां भी सप्ताह हो चुकी थी। कभी अपना गांव छोड़ चुके बच्चे अपने बच्चों के साथ अपने बूढ़े माता पिता पर एहसान जताने आए थे। वे सब भी लगभग जा चुके थे। अब तो गांव के लगभग सभी घरों में फिर से बच्चों के खिलखिलाहट की जगह हवा की सरसराहट गूंजने लगी थी। मगर इन्हीं घरों में खपरेल छतों की ओट तले खड़ी चार कोठलियों के बीच सिमटा सा बीड़ी के धुएं से भरा छोटा सा आंगन था। हाँ, इसे घर से ज़्यादा आंगन कहना ही सही रहेगा, क्योंकि घर की कोठलियों में कोई रहता तो था नहीं। आंगन के दक्षिण वाले कोने में एक चारपाई और उस पर दाहिने कर सोए हुए बूढ़े के सिवा इस घर में और कोई नहीं था। वैसे बूढ़े का होना ना होना मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो अकेला इस वीराने को भगाने में सक्षम नहीं था। बूढ़े के गले में फंसा कफ समय समय पर गुदगुदी कर देता, जिससे नारायण की खांसी आस पड़ोस वालों को ये सूचना दे देती कि मैं अभी हूँ। 8 साल हो चुके थे घर के दरवाजे को राजीव की बाट जोहते, मगर राजीव था कि जैसे अपने गांव का रास्ता ही भूल गया था। गांव के बाकी बच्चे तो साल 2 साल में एक बार गर्मी, बदहाली, टूटी सड़कों, फैली गंदगी पर भाषण देते हुए अपने बूढ़े माँ बाप को ये एहसास करा जाते कि हमने यहाँ आकर उन पर एहसान किया है। लेकिन राजीव तो एहसान जताने भी नहीं आता था। हाँ, एक फ़ोन था जो कभी कभी बज उठता था, और जिस दिन यह बजता उस दिन समूचे गांव को पता लग जाता कि आज राजीव का फ़ोन आया था। नारायण के जीवन में सबसे बड़ा दुख था राजीव का इतने वर्षों से घर न आना, और सबसे बड़ा सुख था ऐसे अचानक से राजीव का फ़ोन आ जाना। कोई समय था जब नारायण के कह कहे के तले सारा गांव खिलखिलाता था, और आज आलम यह है कि खांसते हुए कब दिल की धड़कन जवाब दे जाए उसे खुद पता नहीं था। वो बार बार याद करता था उस दिन को जब उसने अपनी पत्नी सुलोचना से लड़कर राजीव को शहर में भेजा था। एकलौते बेटे को याद करती और नारायण को खूब कोसती। इसी तरह बेटे के इंतजार और पति को कोसने के क्रम में एक दिन सुलोचना सबसे रूठकर वो इस जहां को छोड़कर चली गई जहां से कोई वापस नहीं लौटता। माँ के गुजर जाने की खबर भी बेटे का दिल ना पिघला सकी। लोग मृत शरीर के अंतिम दर्शन करने जाते हैं, किंतु यहाँ सुलोचना का शव अपने बेटे की आखिरी झलक को तरस रहा था। लेकिन न जाने ऐसा कौन सा कारोबार खोल रखा था राजीव ने, जो उसे माँ की अर्थी को कंधा देने का भी समय न मिला। इतना सब होने के बाद भी नारायण के मन से बेटे का मोह नहीं गया। उसकी हर सुबह इसी आस के साथ होती कि बेटा फ़ोन करके कहेगा कि वो गांव आ रहा है, मगर अफसोस शाम होते होते ये आस महज एक भ्रम बनकर रह जाती। अपनी झुकी हुई कमर को बाएं हाथ की टेक देते हुए नारायण चूल्हे के आगे बैठा और अपना दम समेटकर फूंकनी से आग जलाने लगा। जितनी बार वो फूंकता उतनी बार इसकी खांसी जोर पकड़ लेती। फूंकते फूंकते उसकी पसलियाँ दुखने लगी, मगर आग न जली। आग जलाने में मेहनत तो पहले भी लगती थी, लेकिन आज तो जैसे आग ने न जलने की कसम खा ली थी। अपनी सारी कोशिश करने के बाद हार चुके नारायण ने अचानक से फूंकनी को दूर फेंक दिया और अपनी टांगें पसार कर वहीं बैठ गया। आज से पहले उसने खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। एक एक करके आंसू उसकी मैली बनियान पर ऐसे इकट्ठे होने लगे जैसे किसी भिखारी के अचानक मर जाने पर उसके आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगती है। नारायण की आंखों से झलक रहे आंसू सिनेमा के पर्दे का काम करती
और बीती यादें किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। उसे याद आता है कि जब वो खेत से थका हारा घर आया करता था तो कैसे सुलोचना पहले से ही उसके कदमों की आहट भांप कर खाना लगा देती थी। जब तक नारायण खाना खाता तब तक सुलोचना वहाँ बैठी उसका मुंह निहारती रहती थी। और आज ऐसा समय था कि यदि वो भूख से मर भी जाए तो भी कोई न जान पाए। अपनी बातों की लहरों में दूर अतीत की ओर बहता चला जा रहा था, किंतु तभी उसका बूढ़ा फोन रो उठा। नारायण फोन की कराहटें सुनकर अपने सुहाने अतीत से बाहर आ गया। हिम्मत करके उसने खुद को खड़ा किया और फोन की ओर बढ़ा। अभी भी उसका एक हाथ उसके झुकती जा रही कमर को सहारा दिए हुए था। दूसरे हाथ से उसने फोन उठाया। वह जानता था कि यह फोन बार बार किसका नाम पुकार रहा है, फिर भी उसने अपनी बूढ़ी आंखों को फोन की टूटी स्क्रीन पर चिपका दिया। पहले फोन का बजना उसके लिए सबसे बड़ी खुशी होता था, लेकिन आज जैसे उसकी सारी उम्मीदें टूट गई थी। उसने अनमने मन से फोन को अपने दाहिने कान से टिकाया। उधर ना जाने राजीव क्या कहता रहा, लेकिन इस दौरान धीरे धीरे नारायण का मुरझाया चेहरा खिलने लगा। लेकिन बबुआ, हम कैसे आएंगे? कहियो नहीं घूमे हैं शहर, बउआ जाएंगे। अपनी खुशी को झूठ की चिंता में छुपाते हुए नारायण ने कहा, अरे तो तुम ही चले आओ ना, 2 दिन खातिर दोनों बाप बेटा साथ चलेंगे इधर से। अरे तू तो गुस्साइए गया। ठीक है, हम आ जाएंगे, तू बस स्टेशन आ जाना हमको लेने। और सुन, इससे आगे नारायण कुछ कहता, इससे पहले ही राजीव ने फोन रख दिया। लेकिन नारायण को इसकी परवाह कहाँ थी। उसे तो बेटे और उसके परिवार से मिलने की खुशी थी। नारायण ने अपने कपड़ों के झोले के साथ साथ अपने बूढ़े शरीर को भी समेटना शुरू कर दिया। उसने अपनी खांसी और झुकती जा रही कमर दोनों का ख्याल भूल गया था। उसके सामने तो सिर्फ राजीव था। अगले ही दिन सुबह सुबह नारायण अपनी लाठी को सहारा बनाकर स्टेशन को जाने वाली सड़क की ओर बढ़ चला। न जाने क्यों उसका खपरैल घर उसे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई उसे रोक रहा हो, मगर अपने बेटे से मिलना तो जैसे नारायण के लिए एक जुनून बन गया था। अगर इसके बाद उसके प्राण भी छूट जाते तो उसे गम नहीं था। हर संदेह को मन से हटाते हुए नारायण अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। स्टेशन पहुंचकर उसने जैसे तैसे ट्रेन पकड़ी। बेटे से मिलने की खुशी इतना ही ज़्यादा थी कि उसे इस बात का भय ही नहीं रहा कि टिकट कटाने के बाद उसके पास मात्र 7 रुपया बचे थे, जिसका शहर में आजकल कोई कीमत नहीं। भिखारी भी 10 रुपया से कम भीख मिलने पर मन ही मन दान देने वाले को 4 गालियाँ सुनाता है। लेकिन नारायण को भला चिंता क्यों होती? उसे तो लग रहा था कि बेटा स्टेशन पर उसकी राह देख रहा होगा। के बाद उसका 1 रुपया थोड़े न खर्च होने वाला है। गेट के पास बैठी भीड़ में एक तरफ दुबका हुआ नारायण इस तरह से अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि उसे न खाने का होश रहा न पीने का। और इसी तरह वह कब एक दिन और एक रात का समय लांघ कर अगले सुबह बेटे के शहर पहुंच गया, उसे पता भी न चला। ट्रेन रुकते ही डिब्बे की भीड़ उसे लांघती हुई उतरने लगी। आखिर में बचे एक भिखारी ने नारायण से कहा, क्या बाबा, अब इससे आगे परलोक जाएगा क्या? स्टेशन तो आ गया, अब उतर भी जा। नारायण मुस्कुराता हुआ उस शहर की भीड़ का हिस्सा बनने के लिए ट्रेन से नीचे उतरा और उतरते ही भीड़ में से किसी का मजबूत कंधा उसके कमजोर कंधे से टकराया और ना चाहते हुए भी उसने शहर की धरती को चूम लिया। शायद इसी समय नारायण को समझ आया होगा कि उसका बेटा इतना व्यस्त क्यों रहता है। जिस शहर में एक बूढ़े को उठाने भर तक का समय नहीं किसी के पास हो,
वह शहर वास्तव में बहुत व्यस्त होगा। जैसे तैसे नारायण खड़ा हुआ और इस भीड़ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, मगर वो शायद इस बात से अनजान था कि भीड़ ही तो इस शहर की पहचान है। बाहर से आने वाला जब तक इस भीड़ में खोकर इसका हिस्सा न बन जाता, तब तक यहाँ सांस नहीं ले पाता। जैसे तैसे नारायण स्टेशन से बाहर निकला, लेकिन बाहर निकलते ही पूरी तरह से कांप गया। उसकी सारी खुशी कुछ क्षणों के लिए ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। लेकिन उसने खुद को संभाला और मन को यह कहकर समझाया कि अभी राजीव आ जाएगा और इस भीड़ से निकाल कर हमें अपने घर ले जाएगा। वहाँ अच्छे से नहा धोकर बहू के हाथों का इच्छा भर खाना खाएंगे और फिर चैन से सोएंगे। इससे आगे नारायण कुछ और अच्छा सोचता कि वह फिर से धरती को चूम रहा था। ए बुढ़ऊ, दिखता नहीं क्या तेरे को? भीड़ कुचल कर चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से मरने चले आते हैं लोग। यह उसी की फटकार थी जिसने नारायण को धक्का मारा था। नारायण बस हक्के बक्के होकर मुंह ताकता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे शहर में आ गया है, जहाँ धक्का देने के बाद माफ़ी की जगह उल्टा 4 बातें सुनाई जाती है। इसी तरह इस शहर और यहाँ के लोगों को समझते बूझते नारायण ने 2 घंटे बिता दिए। राजीव अभी तक नहीं आया था। घर से चलते वक्त नारायण ने बचा हुआ सतुआ घोल कर पी लिया था। उसके बाद तो शहर आने की खुशी ने जैसे उसके मुंह पर जाबी लगा दी हो। अब जब शहर की खुशी का भ्रम टूटा तो नारायण के पेट में पड़े बेहोश चूहा फिर से उछल कूद करने लगे, मगर इन 7 रुपये में वो क्या खा पाए। यह कोई गांव तो है नहीं जहां 5 रुपये का चूड़ा फाँक के पानी पी लिया जाए और भूख को कुछ घंटे के लिए चकमा दे दिया जाए। देखते देखते शाम होने को आ गई, मगर राजीव कहीं न दिखा। फ़ोन में भी बैलेंस नहीं जो राजीव को फ़ोन करता। नारायण अभी भी यही सोच रहा था कि राजीव आया होगा, मगर मैं यहाँ मिला नहीं होऊंगा तो वो वापस लौट गया होगा। वो फिर से मुझे ढूंढता हुआ आएगा। भोले नारायण के दिमाग में अभी भी यह बात नहीं आ रही थी कि राजीव अगर आया होता तो फ़ोन कर ही लेता। इसी तरह सोचते सोचते रात घिर गई। स्टेशन के भीड़ जस की तस थी। कोई आ रहा था तो कोई जा रहा था। नारायण स्टेशन के बाहर सड़क के साथ बने फुटपाथ पर बैठा सभी के चेहरे निहार रहा था। भूख के मारे उस बूढ़े की अंतड़ियाँ अकड़ी जा रही थी। वह बुरी तरह भूख से बिलबिला उठा, मगर इस अनजान शहर में उसकी बिलबिलाहट भला सुनता कौन। आँखों में इस शहर की झूठी रंगत समेटे और पेट में भूख की जलती आग लिए नारायण अपनी गठरी के समान सिमट कर वहीं सो गया। यह शहर बहुत व्यस्त था। हर रोज नारायण जैसे हजारों लोगों को देखकर आगे बढ़ना यहाँ के लोगों के लिए आम बात हो गई थी। अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि फुटपाथ पर लेटा व्यक्ति जिंदा है या मर गया। भूख में वैसे तो नींद नहीं आता, मगर नारायण एक रात पहले ही खुशी और ट्रेन की भीड़ की वजह से सो नहीं पाया था, इसलिए अभी वह गहरी नींद में चला गया था। सुबह हो गई थी। स्टेशन और उसके आसपास सिर्फ लाइट बंद हुई थी, बाकी सब रात जैसा ही था। हाँ, कुछ एक दुकान जो रात बंद थी वह अब खुल गई थी। राजीव ने नारायण को उठाया। बाबू उठो, घर चलो। उठो बाबू, घर चलो। नारायण हड़बड़ा कर उठ गया, मगर उसके उठते ही आवाज़ बदल गई। यह राजीव नहीं, कोई 14-15 साल का लड़का था जो वहीं पर अपना बक्सा रख उस पर सिगरेट गुटखे की छोटी सी दुकान सजा रहा था। अपन काम करते हुए लड़का बोले जा रहा था, अपन लोग सारा दिन घसते रह जाते हैं, घंटा हाथ नहीं लगता, और इन सबको देखो, पता नहीं कहाँ से ले आते हैं इतना, जो सारा दिन पी के पड़े रहते हैं। ए बाबा,
उठ बे, बोहनी का टाइम है। तू यहाँ पड़ा रहेगा तो ग्राहक लोग कैसे आएगा। अपने सामने राजीव को न पाकर नारायण समझ गया कि यह बस सपना था। निराशा में उसने अपनी आंखें फिर बंद कर ली। लड़का फिर से बोला, पचा नहीं सकता तो काय को इतना पी लेता है। अब तू इधर ही पड़ा रहेगा तो अपन का धंधा पानी कैसे चलेगा बाबा। नारायण समझ गया कि उसके यहाँ लेटे रहने से लड़के को परेशानी हो रही है। वो अपने बूढ़े शरीर को समटते हुए उठकर बैठने लगा। बड़ी मुश्किल से बैठने के बाद उसने लड़के से मरी हुई आवाज़ में कहा, दारू नहीं पिए हैं बबुआ, थके थे इसलिए यहीं सो गए। माफ़ी चाहते हैं तुमको दिक्कत हुआ। इतना कहकर नारायण उठने की कोशिश करने लगा। एक तो उम्र का तकाजा, ऊपर से भूख की कमजोरी। नारायण उठने के बाद फिर से गिर पड़ा। उसे गिरता देख लड़के तेजी से उसकी तरफ भागा और उसे उठाकर फुटपाथ पर लगे गमले में से एक की टेक लगाकर बिठा दिया। तेरे से चला नहीं जा रहा और तू कहता है कि तू पी नहीं। लड़के ने नारायण के कपड़े सही करते हुए कहा, बेटा हमारे गांव में एक तो कहावत है, गरीब के लइका भूखे मरे और लोग कहे कि दारू पी के टेउआइत है। यह कौन सी जुबान बोल रेला बाबा, अपन को कुछ समझ नहीं आया। इसका मतलब है कि गरीब का लड़का भूख के मारे लड़खड़ा रहा है और लोग समझता है कि वह दारू पिया है। इतना कहकर नारायण खांसने लगा। उसे खांसते देख लड़का तुरंत उठा और अपनी छोटी सी दुकान से जाकर पानी ले आया। खाना नहीं खाया क्या? नारायण को पानी देते हुए लड़का बोला, नहीं, 2 दिन पहले घर से सतुआ खा कर चले थे। सोचे थे बेटा के पास जाकर अच्छे से खाएंगे, लेकिन हमको बेटा मिला ही नहीं। मिला नहीं कि आया ही नहीं? नहीं नहीं, वो ज़रूर आया होगा। वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा बाबा। इस शहर में आते ही इंसान सिर्फ खुद का होता है और किसी का नहीं रह जाता। खैर वो सब छोड़ो, तुम बैठो, अपन अभी आया। हाँ, अपन का खोखा देखते रहना। इतना कहकर लड़का वहाँ से चला गया। भूख ने अति कर दी थी। नारायण अब सह नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर अगले सेकंड उसने कुछ नहीं खाया तो उसकी आंतड़ियाँ मरोड़ खाती हुई टूट जाएगी और वो मर जाएगा। ये लो बाबा। लड़के ने नारायण की तरफ 2 बंद और चाय का बड़ा सा गिलास पकड़ाते हुए कहा। नारायण को एक क्षण के लिए लगा कि सामने महादेव खड़े हैं। इस समय वह छोटा सा लड़का सच में नारायण के लिए महादेव से कम नहीं था। उसने बिना कुछ कहे सुने चाय का गिलास और दोनों बंद पकड़ लिए और खाने लगा। एक बंद ख़त्म करने के बाद उसने महसूस किया कि उसके जा रहे प्राण वापस लौट रहे हैं। इसी के साथ उसे यह भी याद आया कि इस शहर में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। नारायण के हाथ रुक गए। उसने बड़े असहाय नज़रों से लड़के को देखते हुए कहा, बेटा हमारे पास पैसा नहीं है, बस 7 रुपया है। तुम कहो तो तुम्हारा कोनो काम कर देंगे। किसी की भावनाएं समझने के लिए वैसे तो लड़के की उम्र छोटी थी, लेकिन शायद ज़िंदगी के तजुर्बे ने उसे वह समझ दे दी थी जिससे वह किसी की भूख को महसूस कर सके। लड़के ने बंद का एक टुकड़ा तोड़कर चाय में डुबोया और नारायण को खिलाते हुए कहा, माना कि कुछ लोगों ने अपन के शहर की मिट्टी पलीद कर डाली है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ इंसान नहीं रहते। बाबा तुम बिंदास खा, अपन है ना। इतना सुनते ही नारायण की आंखें उसकी उम्र का लिहाज भूलकर झमाझम बहने लगी। लड़के ने उन्हें नन्हे हाथों से बूढ़ी आंखों को पोंछते हुए कहा, बाबा तू खा ले, फिर अपन को अपने बेटे का नंबर दे। अपन फ़ोन करके बोल देगा कि तू यहीं है, तेरे को ले जाए। नारायण ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। नारायण का आधा पेट तो लड़के के प्रेम से भर चुका था। बंद ख़त्म करके उसने लड़के को राजीव का नंबर दिया। लड़का भागता हुआ पास वाले कादिर चाचा के पास गया
और उन्हें यह नंबर मिलाने को कहा। लगभग आधे घंटे बाद लड़का लौटा। नारायण ने अपनी गठरी समेटते हुए कहा, हम बोले ना कि उसे हम मिले नहीं होंगे, तभी नहीं आया। वो हमारा नाम सुनते ही उछल पड़ा होगा। उसने बताया कुछ कि कब आ रहा है? लड़का मुंह लटकाए उसकी बात सुन रहा था। उसने धीरे से अपना सर ना में हिलाया और बोला, बाबा नंबर बंद कर लिया है वो, कब से लगा रहे हैं पर नंबर मौजूद नहीं बता रहा। नारायण इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था, मगर राजीव ने अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। नारायण ने राजीव को इस शहर का करने के लिए अपनी ज़मीन तक बेच दी थी और आज इस शहर ने उससे उसका इकलौता बेटा छीन लिया था। पुराने दिनों को याद करते हुए नारायण की आंखें छलक उठी। खुद को संभालता इससे पहले दूसरी चिंता सामने आ खड़ी हुई कि अब वो गांव कैसे लौटेगा। बाबा दुनिया ऐसी ही है। अपन 2 साल का था तो अपन का बाप अपन की माँ को छोड़कर चला गया। वो अपन को बड़ा की और जब अपन की बारी आया उसके लिए कुछ करने का तो वो अपन को छोड़कर चली गई। अपन का भी मन करता है कि अपन स्कूल जाए, खूब पढ़े लिखे, बड़ा अफसर बने, लेकिन अपन की किस्मत में वो सब नहीं बाबा। क्या करेगा, यह सब बापा रचता है बाबा। अपन के हाथ में कुछ नहीं। जब अपन के हाथ में कुछ नहीं तो फिर खुशी काहे की और दुख काहे को। लड़के को बोलता देख नारायण को ऐसा लग रहा था जैसे सामने ब्रह्मा जी बैठे ज्ञान दे रहे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब गांव कैसे जाएंगे ये चिंता है। अरे बाबा अपन बोला ना, अपन के होते हुए टेंशन नहीं लेने का। कौन सा गांव तेरा बता? तेजपुर। इतना सुनते ही लड़के ने जेब में हाथ लगाकर कुछ अंदाज़ा लगाया और स्टेशन की तरफ भाग निकला। लगभग 1 घंटे के इंतज़ार के बाद लड़का लौटा। उसके हाथ में तेजपुर की टिकट थी। ये ले बाबा टिकट तेरे तेजपुर का, और ये कुछ रुपए रास्ते में कुछ खा लेना। अभी 2 घंटे में ट्रेन आएगी, तब तक चल, तेरे को मैं खाना खिला देता हूँ। ए बेटा इतना मत कर, हम तेरा देना कैसे देंगे? कभी हमारे लिए हमारा बेटा इतना नहीं किया। इतना कहकर नारायण ने रोते हुए लड़के को गले लगा लिया। बाबा अपन का सपना था कि अपन माँ के लिए कुछ करे, कम से कम उसको इतना कमा कर तो देते कि उसको कूड़ा कचरा न उठाना पड़े, लेकिन वो चली गई। आज तेरे लिए थोड़ा कुछ कर रहा हूँ तो लग रहा जैसे उसी के लिए कर रहा। अपन इतने टाइम के बाद अपन को खुशी मिला है, इसको तो मत छीन। उसकी बातें सुनकर नारायण इस सोच में पड़ गया कि इस उम्र में इसकी ऐसी सोच कैसे हो सकती है। वाकई में जीवन बहुत अजीब रंग दिखाता है। इसके बाद दोनों खाना खाया। लड़का नारायण को स्टेशन तक छोड़ने गया। ट्रेन आ गई। लड़का बड़ी फुर्ती से नारायण का हाथ पकड़े ट्रेन में चढ़ा और बाकी यात्रियों को खरी खोटी सुनाकर नारायण को सीट दिलवा दी। अच्छा बाबा अपन चलता है, तेरा नंबर अपन के पास है, अपन फ़ोन करेगा तुझको। नारायण ने बड़े प्यार से उसके चेहरे को सहलाया। बेटा अपना नाम तो तूने बताया ही नहीं। हाँ बाबा अपना नाम भूल ही गया। अपन का नाम है शंकर। शंकर का नाम सुन नारायण ने ऊपर देखा और मुस्कुरा दिया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। शंकर एक बार नारायण से लिपटा और फिर बिना उसका चेहरा देखे भीड़ को चीरता हुआ ट्रेन से उतर गया। नारायण ने अपने बूढ़े हाथों पर गिरे हुए आंसू की एक एक बूंद को देखा और फिर अपनी आंखों से दूसरे बूंद वहीं गिराकर दोनों को मिला दिया। 2 महीने बाद उसी शहर के स्टेशन के बाहर देख, अरे बाबा बिना बताए कैसे आ गया? बस ऐसे ही सोचा तुमको मिलते आए। नारायण पहले से तंदुरुस्त लग रहा था। उसके कपड़े भी साफ सुथरे थे। हाथ में थैली की जगह एक बढ़िया सी बड़ी सी अटैची थी। नारायण को एक बार गौर से देखते हुए शंकर मस्ती में बोला, क्या बाबा हीरो बनने को आया क्या वापस? बोले तो एकदम रपचिक लग रहा है।
इस पर नारायण जोर से हंस दिया। हाँ नन्हे दोस्त, साइड रोल बहुत कर लिए, अब तो हीरो ही बनना है। नारायण के इस जवाब में एक तरह की उदासी थी जिसे शंकर ने भांप लिया। बाबा सब ठीक है ना? हाँ अभी तो जाकर सब ठीक हुआ है, तब से तो गलते था। मतलब यहाँ से जब हम गांव लौटे तब तक गांव में खबर फैल गया था कि हम मर गए हैं। राजीव गांव में फ़ोन कर दिया था कि बाबूजी ट्रेन से गिरकर मर गए। उसको विश्वास था कि हम इस शहर से वापस नहीं लौट पाएंगे और इसी भीड़ में दबकर मर जाएंगे। उसने सबसे यह भी कह दिया था कि अब हम अपना घर को बेचने आ रहे हैं। इस बेटा के लिए इतना किया, वो हमको देखने एको बार नहीं आया, यहाँ तक कि अपना माँ के मौत पर भी नहीं आया और हमको मारकर घर बेचने का प्रोग्राम 2 दिन में बना लिया। हम सबको कह दिए कि उसको कोनो नहीं बताएगा कि हम आ गए हैं। 2 दिन बाद राजीव गांव में ही सोच के पहुंचा कि हम तो मर चुके होंगे, अब जो घर बाकी है उसको बेच लेते हैं। जब ही घर में घुसा और हमको देखा, उसका रंग उड़ गया। हम कह दिए कि डरो मत, हम सच में तुम्हारे लिए मर गए हैं। अब से तुमको ये सोचने का ज़रूरत नहीं कि तुम्हारा कोनो बापो है। बाकी तुम्हारा हिस्सा ज़मीन हम पहले ही बेच चुके हैं। अब भूल जाओ इस गांव को, हमको और इस घर को। अपने मन पर रखा बोझ हल्का करते करते नारायण की सांस फूलने लगी। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बहुत माफ़ी मांगा मगर हमारा विश्वास टूट गया था। देखे भी नहीं उसको जाते हुए, अपना घर बेच दिए, उसी में इतना समय लग गया। बाबा फिर तू रहेगा किधर? तुम्हारे साथ हम दोनों रहेंगे एक साथ। तुम्हारा दुकान हम देखेंगे और तुम स्कूल जाओगे। तुमको पढ़ना था ना, अफसर बनना था ना, अब पढ़ो। कितना पढ़ना है? घर बेच के खूब रुपया ले आए हैं, मन भर पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। नहीं बाबा ऐसा कैसे? तेरा पैसा है, अपन कैसे ले सकता है? अपन इसी में खुश है। उस दिन जब तुम हमारा मदद किया था तो तुम अपना फर्ज बताए थे ना, अब हमको अपना फर्ज निभाने दो। आज से हम तुम्हारे बाबा, तुम हमारा पोता। इतना सुनते ही शंकर नारायण से लिपट गया। उन दोनों को ऐसे देख आज इस शहर की आंखें भी भर आई थी। उसके ऊपर एहसान फरामोश होने का दाग आज धुल गया था। कईयों के अपने छीनने वाले इस शहर ने आज 2 परायों को अपना बना दिया था। स्टेशन पर आने वाली रेलगाड़ियां और सड़क पर चल रहे मोटर गाड़ियों के शोर में एक दुखद कहानी का सुखद अंत और एक खूबसूरत कहानी की शुरुआत हुई थी। इस रिश्ते में न लालच था, न स्वार्थ था, सिर्फ प्रेम था। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।